चलिए आज देखते हैं हम लोग आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि मंदिर स्थापत्य कला या टेम्पल आर्किटेक्चर उस पर बात होगी। और मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि आपका और मन लगे इसमें। आप देखिए, जैसे जब भी आप मंदिर की बात करते हैं, टेम्पल की बात करते हैं, तो मंदिर की जरूरत क्यों पड़ती है ना। कई लोग मानते हैं कि अगर आप परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह या जो भी मतलब जिनमें आपकी श्रद्धा है, जिसको आप पूजते हैं, मानते हैं, उनके लिए मंदिर की जरूरत नहीं, मन ही मंदिर है ना। लेकिन थोड़ा सा और चीज देखते हैं, मंदिर तक हम कैसे पहुंचे। तो भगवान के देखिए, अगर आपको मंदिर समझना है तो आपको जानना होगा कि असल में भक्ति क्या होती है। भक्ति क्या है? जिसकी आप पूजा करते हैं ना, उसके सम्मुख, जिसकी आप पूजा करते हो उसके सम्मुख इच्छा रहित, मतलब याद रखिएगा, आपकी कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित, इच्छा रहित समर्पण, इच्छा रहित समर्पण, ये आपकी कहलाती भक्ति। और भक्ति के लिए फिर क्या हुआ कि भाई अगर भगवान की पूजा करते हैं तो अगर मूर्ति रहेगी तो थोड़ा सा उनकी कल्पना करना या भगवान में खो जाना थोड़ा आसान हो जाता है। जब मूर्ति आएगी तो मूर्ति के लिए एक पवित्र स्थान भी जरूरी है, वो क्या हो जाएगा? आपका मंदिर हो जाएगा। तो बस समझना ये है कि मंदिर का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से रहा है और आपकी परीक्षा में उसका क्या महत्व है, कैसे आपको देखना है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मंदिर स्थापत्य कला या टेम्पल आर्किटेक्चर की हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है ना, जस्ट ए मिनट, हम लोग नए पेज पे चलते हैं और बहुत बारीकी से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, देखिए, मंदिर कभी किसी ने तो बनाया ही होगा भाई, ऐसा तो नहीं मंदिर नहीं बना, मंदिर बना होगा वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसमें आप नाम सुना होगा कि द्रविड़ पैटर्न जो है ना, या नागर शैली है, ठीक है, या फिर विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर है वो सब बने होंगे, है ना। लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो आपको समझना है। तो मंदिर कला का जो, मंदिर स्थापत्य कला का जो है वो विकास कैसे हुआ, तो विकास क्रम समझेंगे, डेवलपमेंट समझेंगे कैसे रहा। विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो वो कैसे रहा, डेवलपमेंट या विकास। तो इसके लिए आप देखेंगे, हम लोग जानेंगे पल्लव राजाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पल्लव जो राजा हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, पल्लव वंश की बात करेंगे। पल्लव वंश जो है आपको जानना होगा, पल्लवास की बात करेंगे। इन लोगों ने मंदिर निर्माण को प्रगति दी है। और स्टेप वन, प्रथम चरण अगर आप देखें, पल्लव राजाओं की बात करेंगे तो प्रथम चरण में किस चीज का विकास हुआ वो आप देखिएगा। प्रथम चरण में आपने मंडपों का निर्माण किया, मंडपों का, मंडपों का निर्माण हुआ प्रथम चरण में, मंडपों का निर्माण हुआ। और महेंद्र, पल्लव वंश के ही शासक हैं, ये काम किसने कराया, महेंद्र देव बर्मन। किसने कराया, महेंद्र, महेंद्र देव बर्मन। तो महेंद्र देव बर्मन की बात करेंगे जो कि पल्लव राजा है। इन्होंने मंडपों का निर्माण कराया। और मंडप कैसे बनाया, वो पहाड़ों को काट कर गुफा मंदिर, मतलब रॉक कट, मतलब पहाड़ काटे, पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों को काट कर गुफा मंदिर, गुफा मंदिर, ठीक है, गुफा मंदिर मतलब गुफा के फॉर्म में मंदिर बनवा दिए। इट मीन्स कि रॉक कट, रॉक कट के टेम्पल, ठीक है, ये बनवाना स्टार्ट कर दिया है पल्लव राजाओं में। मतलब ये प्रारंभ हुआ है। और इस काम को जो प्रारंभ किया वो महेंद्र देव बर्मन, जो कि पल्लव वंश के राजा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंदिर विकास की बात करें तो आपको पल्लव वंश को समझना है। और पल्लव वंश में जो प्रारंभ किया है इस काम को, वो आपके कौन है, महेंद्र देव बर्मन। और इन्होंने पहाड़ों को काट करके गुफा मंदिर निर्माण प्रारंभ किया, रॉक कट केव टेम्पल बनाना इन्होंने चालू कर दिया। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनके बाद स्टेप टू में हम देखेंगे कैसे क्या डेवलपमेंट होता, उनकी बात हम लोग करते हैं। स्टेप टू की बात करते हैं। ये प्रथम चरण हो गया है। ठीक है, प्रथम चरण मतलब जैसे ये कोई पहाड़ी है, इस तरीके से कोई पहाड़ है ना, और इसमें क्या है, पहाड़ को काट करके एक केव, एक गुफा इसी बना दी, इसी पहाड़ में ये गुफा बना दी और वहीं पर जो है मंदिर बना दिया। तो ये
मतलब पहाड़ों को काट करके एक गुफा बना दिया, और गुफा मतलब गुफा बना दी, उसी गुफा को हमने क्या गुफा मंदिर का नाम दे दिया। विकास का क्रम रुकता नहीं, आगे होता ही रहता है, आप जानते ही हैं, है ना। तो अब आगे जब बढ़ेंगे स्टेप 2 की बात होगी। स्टेप 2 मतलब द्वितीय चरण की अगर बात करेंगे तो स्टेप 2 में आप देखेंगे जो नए राजा हैं उनका नाम आप देखेंगे नरसिंह वर्मन हो जाएंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ये देखेंगे। तो स्टेप 2 में रथ मंदिरों का निर्माण, रथ मंदिरों का निर्माण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये नरसिंह वर्मन जो है वो नर नरसिम्हा वर्मन जो है आपके, नरसिम्हा वर्मन या नरसिंह वर्मन वर्मन फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रथ मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया। ठीक है, पल्लव राजा है। और आपने देखा होगा जिसे इसमें धर्मराज युधिष्ठिर जानते होंगे, पांडवों में सबसे बड़े थे। तो इनको एक डेडिकेटेड मंदिर बनाया, उसको रथ कहा गया। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो मंदिर या रथ, जो रथ पैटर्न का जो मंदिर है, सबसे बड़ा बड़ा मंदिर जो है, लार्जेस्ट रथ टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड टू धर्मराज। एंड उसके बाद आप देखें ऐसे भीम को बनाया गया है ना। रथ मतलब यहाँ पर मंदिर, बेसिकली रथ बोले तो मंदिर, यहाँ पर रथ जो है वो शब्द मंदिरों के लिए प्रयोग किया गया है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो धर्मराज का है भीम अर्जुन नकुल सहदेव एक ही मंदिर में है। नकुल देखिए, नकुल और सहदेव की अगर बात करें, ठीक है, नकुल सहदेव ये एक ही रथ में इनको रखा गया है। और द्रौपदी का सबसे छोटा है, याद रखेंगे द्रौपदी जो है, द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा रथ, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा किसे डेडिकेटेड है, वो द्रौपदी को है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि मतलब इसी पैटर्न में गणेश जी को भी एक रथ डेडिकेट किया गया है। तो गणेश जी को गणेश रथ भी एक आपको मिलेगा, गणेश रथ भी आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडव ही है, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, सबसे बड़ा धर्मराज को मिला है, उसके बाद नकुल सहदेव एक ही रथ में है, द्रौपदी को सबसे छोटा रथ मिला है, और गणेश रथ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये द्वितीय चरण है पल्लव वंश में। हम लोग जान रहे हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मंदिर विकास कैसे प्रारंभ हुआ है, उसमें द्वितीय चरण हमने ये देखा। अब देखते हैं थर्ड स्टेप, तीसरा चरण जो है इसमें क्या रहा। समय के साथ चीजें बदलती हैं। तो अभी अच्छा एक चीज और है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर बेसिकली जो मतलब जो आपका द्रौपदी या जो रथ रथ बेसिकली है ना। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, भीम रथ इन पल्लव, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ ना, जस्ट ए मिनट। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा, है ना। देखिए रथ रथ बेसिकली मैं आपको उससे एक मिनट, ये रहा एक रथ, देखिएगा जैसे कैसे बनाते थे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। जस्ट ए मिनट, देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा ये रथ टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे। आप देखिएगा ये रथ टेम्पल हैं सारे, है ना। और ये रहा, देखिए एक रथ टेम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे द रथ टेम्पल बेसिकली इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसको आप देखिए। अब रथ टेम्पल बेसिकली इसमें खास बात क्या है, ये एक एक जैसे ये चट्टान थी, इस चट्टान को, ये कोई मंदिर नहीं, मतलब एक चट्टान थी उसको इस डिजाइन में काट दिया गया। ऐसा नहीं कि पिलर अलग से लाए गए लगाया गया, तो यही सब एक एक चट्टान को काट करके बना दिया गया है। ठीक है, ये है। तो ये इनको रथ कहा गया है ना, एक एक रथ टेम्पल आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके चट्टान को काट कर वही आकृति दे दी गई है। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे स्वतंत्र रूप से मंदिरों का निर्माण जो है वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल मतलब काल में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें अब तृतीय चरण है ना, जब चरण संख्या तीसरा मतलब स्टेप नंबर 3 जब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, फ्री
स्टैंडिंग टेम्पल, मतलब स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों का निर्माण यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय जो है वो ये काम करते हैं। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात अगर आप देखेंगे वो अपना यहाँ से चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा है कि भाई मतलब जो है इनका अगर हम बात कर रहे हैं कि पल्लव लोगों ने कैसे अपना योगदान दिया है, ठीक है, मंदिर निर्माण की स्पेशली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी उदाहरण आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आपका यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तृतीय चरण में नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूटों की भूमिका मिलेगी, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। द्रौपदी रथ, रथ बहुत जरूरी है, कई बार कंफ्यूजन में आप आ जाते हैं कि नहीं मतलब रथ का मतलब क्या है इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो आगे देखिएगा। फ्री स्टैंडिंग की अगर बात करें तो स्वतंत्र रूप से ये जो मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था पल्लवों के काम में ही, मतलब पल्लवों के काल में ही, तृतीय चरण में ये स्टार्ट हो गया था। नरसिंह वर्मन, ये भी आपके कौन है, नरसिम्हा वर्मन, बोर्ड पे राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये द्वितीय, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब एक बात क्लियर हो गई कि हमने यहाँ पे क्या देखा, मंडपों का निर्माण हुआ, मंडप, फिर आपके रथ मंदिर बनना चालू हो गए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि इन्हीं पल्लव राजाओं के काल में ही स्वतंत्र रूप से मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए, जैसे उदाहरण की बात करें, इस तृतीय चरण का उदाहरण अगर आप देखें, याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। ठीक, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, यह है कहाँ पर, कांची, कैलाशनाथ मंदिर कांची, याद रखिए, कैलाशनाथ मंदिर कांची इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल जो डेवलप हुआ था ड्यूरिंग पल्लव, पल्लव किंगडम के समय में इसको डेवलप किया गया था। मैं ये आपको इसका वो बता दे रहा हूँ, एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ उसमें कैलाशनाथ का। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल बहुत ही खूबसूरत और बहुत मतलब आप समझिए उस समय का जो आर्किटेक्ट था, मतलब उस समय की जो कला थी है ना, वो किस हद तक जो है ना, मतलब डेवलप थी। कैलाशनाथ टेम्पल कांची, कांचीपुरम है ना, या कांची, ठीक है, तो ये आप देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यही धरोहर है, ये आप प्राचीन धरोहर है देश की, है ना, ये सब विरासत वाली चीजें हैं हमारी। जस्ट ए मिनट, कॉपी करके एक बार दिखा देता हूँ, उससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है, आप देखिएगा कितनी खूबसूरती से उस समय बनाया गया, जब बहुत ज्यादा साइंस का डेवलपमेंट हमें लगता कि नहीं था, उस समय तो था ही ना। ये देखिएगा, ये आपका कैलाशनाथ कांचीपुरम का मंदिर है, पल्लव राजाओं के काल में इसका विकास हुआ, और जो राजा हैं आपके वो हैं यहाँ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय। उन्होंने स्वतंत्र रूप से खड़े हुए मंदिर बनवाना प्रारंभ किया था। इससे पहले क्या आप देख रहे थे, इससे पहले आपको मिल रहा था कि कहीं रॉक कट से मंदिर हमने बनाए, या फिर कहीं केव बना दिए ना, मतलब पहाड़ों को काट करके, तो ये सब चलता रहा। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे की बात अगर करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक बात आप याद रखेंगे कि पल्लव राजाओं ने मंदिर निर्माण तो प्रारंभ कर दिया था, इसको चरम पर पहुंचाया है वो आपके चोला राजाओं ने, या चोल राजाओं ने इसको चरम पर पहुंचाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब चोलों की क्या भूमिका है ना, चलिए देखते हैं, है ना। चोल राजाओं की बात करें, उन्होंने कैसे विकास इसका किया होगा, है ना, तो चोल राजाओं ने मतलब आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से ही चीजें प्रारंभ करी हैं। अब हम देखते हैं जरा, है ना, ये आपका क्लियर है। तो आपको याद क्या रखना है कि रथ की बात करें, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, और मंडप की बात करें, मंडप जो मंदिर हैं महेंद्र वर्मन ने प्रारंभ किए थे, इसीलिए मंडप जो पैटर्न है मंडप वाला, उसको हम महेंद्र देव बर्मन जो है, महेंद्र बर्मन स्टाइल भी कहते हैं। मंडप, जो मंडप शैली थी मंदिरों की, उसको महेंद्र बर्मन स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं चोल राजाओं की। तो एक बात याद रखिएगा, चोल राजाओं ने
बहुत ही मतलब मन से या बहुत पैसा लगा करके चीज़ों का डेवलपमेंट कराया है। और कुछ उदाहरण जैसे राजराजा प्रथम की बात करें, चोल राजाओं के जो मंदिर हैं उनके नाम बस आपको याद रखने हैं, है ना? ठीक है। आप देखिएगा जस्ट अ मिनट। जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर चोल वंश की बात करें, चोल राजाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है मंदिर स्थापत्य कला को डेवलप करने में। चोल वंश की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ उदाहरण आपको, जैसे राज राजा की अगर बात करें, है ना, राज राजा प्रथम की अगर बात करेंगे तो ये बहुत प्रतापी राजा है। ठीक है। और इसने तंजौर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। कहाँ पर? तंजौर में। तंजौर में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। ठीक है। जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं या राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं। याद रखिएगा, तंजौर में जो मंदिर बनवाया है उसे बृहदेश्वर मंदिर या राज राजा मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा, तंजौर का जो मंदिर है इसको क्या बोलेंगे? बृहदेश्वर मंदिर। मैं लिख देता हूँ। ठीक है। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे। और या इसी को राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। राज राजेश्वर मंदिर, ये दो नाम आपको मिलेगा, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर इसको कहा जाता है। ठीक है। इस मंदिर का जो विमान है, जो शिखर है, अभी मैं आपको बताऊंगा बेसिक जो प्लान होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअल चीज याद रखिएगा। चोल वंश में राज राजा प्रथम ने, राज राजा प्रथम की अगर बात करें, इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसको हम राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, मतलब अगर आप देखें क्षेत्रफल के हिसाब से जो कहानी समझिएगा, इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा था। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा इसी का था इन इंडिया। लेकिन अब अगर आप देखें, अक्षरधाम मंदिर जो है आपका दिल्ली, अक्षरधाम की बात करें, ये जो दिल्ली वाला है आज की डेट में सबसे बड़ा कैंपस किसका हो गया? अक्षरधाम मंदिर का कैंपस हो गया। इससे पहले अक्षरधाम दिल्ली की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। दिल्ली, तो इससे पहले सबसे बड़ा कैंपस किसका था? राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का ही सबसे बड़ा कैंपस था। ठीक। चलिए, अब आप एक चीज देखिएगा, राज राजा के पुत्र हैं राजेंद्र प्रथम। इनके जो राज राजा की बात करें, है ना, राज राजा की बात करना है, तो राज राजा, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राज राजा की अगर बात करें तो राज राजा के जो पुत्र हैं, है ना, इनके जो पुत्र हैं राजेंद्र प्रथम। नाम क्या है? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और वो बेसिकली क्या है कि गंगा के किनारे के जो पाल लोग हैं, है ना, इनको हरा करके, गंगा के किनारे के राजाओं को हरा करके राजेंद्र प्रथम ने जो है इस जीत के लिए, है ना, इस जीत के लिए, मतलब या इस जीत को डेडिकेट करने के लिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया, गंगई गंगई कोंड चोलापुरम, या मतलब बात समझ आई, गंगई चोल या गंगई कोंड चोलापुरम। मतलब ये है, ये जो मंदिर है आपका, मैं अभी दिखाऊंगा, तो गंगई चोलपुरम भी उसको कहते हैं, गंगई चोलपुरम, गंगई कोंड चोलापुरम, कई नाम से जाना जाता है। वो किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है। और गंगा विजेता के नाम से उसको कहा जाता है, गंगा विजेता, क्योंकि गंगा के किनारे के राजाओं को उसने हराया था, तो गंगा विजेता के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है। ये किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। गंगा चोलपुरम मंदिर की अगर बात करें तो एक बार आप हैव ए लुक प्लीज। वैसे आपको मैं राज राजेश्वर टेम्पल, ही रहा राज राजेश्वर टेम्पल, जिसको आप बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उस समय का सबसे बड़ा मंदिर, है ना। तो और ये आपको लगेगा इसका विमान बहुत बड़ा है, तो बेसिक पैटर्न अभी हम समझेंगे, है ना। ये रहा राज राजेश्वर टेम्पल, सबसे बड़ा, मतलब कलर तो अलग अलग फोटो शायद उस तरीके से ना मुझे मिल पाए, है ना। आप देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत, तमिलनाडु, है ना। तो राज राजेश्वर टेम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये आपको राजराजेश्वर मंदिर, क्या मतलब पैसा लगाया होगा आप सोचिए। इतना जो विमान, मतलब जो बेसिकली ये तो गोपुरम, दिस इज द गेट, एंट्री गेट ऑफ द टेम्पल। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम बेसिक पैटर्न को जान लेते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये आपका है राजराजेश्वर मंदिर।
और उसके बाद आपको एक और मैं दिखा देता हूँ, गंगई चोलपुरम है ना, जो आपका राजेंद्र प्रथम ने जो बनवाया है। ठीक है, तो एक मिनट, गंगई कोंडा चोलापुरम है ना, ये रहा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत आर्किटेक्चर। देखिए, लोग बोलते हैं कि दीवारें बोलती हैं, यस दीवारें बोलती हैं। आप देखिएगा और एक अंदाजा और लगाइएगा, गंगई कोंड चोलापुरम। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा मंदिर, राजेंद्र प्रथम ने इसको बनवाया। और आप ये देखिए, इस मंदिर में ये जो हम लोग बात करें, ये नंदी बैठे हुए हैं, ये नंदी आपको बैठे दिखाई देंगे। गंगई, ये देखिए इसका नाम है गंगई कोंड, लिख दे रहा हूँ नाम, गंगई कोंड, गंगई कोट चोलपुरम, ये चोलापुरम ये मंदिर है। गंगा विजेता भी इसको कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने इसको बनवाया है। अभी नंदी बैठे हुए हैं गेट पर, और नंदी अंदर देख रहे हैं, और नंदी जो है वो भगवान शिव, लॉर्ड शिवा के जो है साथ रहते हैं, या मतलब जहां लॉर्ड शिवा वहीं नंदी। तो इसका मतलब ये जो मंदिर है वो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, गंगई कोंड चोलापुरम, राजेंद्र प्रथम ने जो मंदिर बनवाया है वो बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर को जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहीं पर ये मंदिरों तक हम लोग आ गए बेसिकली। ठीक है, बहुत सारी और है, स्तूपा वगैरह अलग चीज है। ठीक है, हम लोग अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंदिर पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मंदिर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो पवित्र स्थान मंदिर है, मंदिर को हमने तीन प्रकार से, और जो उसका बेसिकली डिजाइन है, जो आर्किटेक्ट है ना मंदिर का, वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड है। उसको हमें समझना है कि आपके जो मंदिर है वो आपको तीन पार्ट में देखने को मिलेंगे, मतलब तीन प्रकार से उनका जो प्लान है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मंदिर वास्तुकला की जो शैली है, जो पैटर्न है, उसकी बात करेंगे। आप कुछ टर्म याद रखिएगा, हम लोग बात करें मंदिर, मंदिर वास्तुकला, वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला की बात करेंगे। तो मंदिर वास्तुकला में आपको समझना क्या होगा कि भाई गर्भगृह किसे कहते हैं, गर्भगृह किसे कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से एक 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 कक्ष है रूम का, या ये कमरा है, एक रूम है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब जो मुख्य देवता, जो मंदिर के आपके मुख्य देवता है, जो मेन डेटी है, मुख्य देवता है, उनको डेडिकेटेड रहता है। ठीक है, गर्भगृह किसी भी मंदिर का है, इसका मतलब कि उस जगह पर जो मंदिर जिस देवता के लिए समर्पित है, वो कहाँ रहेंगे, गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह में जनरली क्या होता है कि मतलब प्रवेश में कि मतलब प्रवेश सबको नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मंदिर के अपने नियम होते हैं। खैर, दूसरा आप मंडप की बात करें, मंडप, मंडप तो मंडप मंदिर, यह मंदिर का प्रवेश स्थल है, यहाँ कोई द्वार, मंडप या सभा भवन हो सकता है। जैसे मान लिया एक एक मंदिर का कैंपस बना है इस तरीके से, और ये आपका रहा गर्भगृह। ठीक है, और एंट्री, ऐसे अगर मान लिया आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर ये एंट्री गेट है, तो एक हमने क्या किया, एक एक मतलब छत वगैरह डाल दी है एंट्री के लिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मंडप हो जाएगा। ऐसे आप मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका मंडप हो जाएगा। अब शिखर की बात करें, शिखर क्या है, ये सारे के जो टर्म है देखने को मिलेंगे, है ना। शिखर की बात करें, ये पर्वत जैसा शिखर होता है, पिरामिड मतलब हो सकता है, या वक्र रेखी हो सकता है। ठीक है, ये मंदिर के ऊपर आपको शिखर देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, ये रहा, ये मंदिर है ना, ऐसे सपोज करो ये मंदिर बना दिया, है ना, कुछ और पैटर्न इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से कुछ और बना दिया, है ना। हालांकि गुम्बद जैसा लगने लगा, गुम्बद मतलब एक मिनट रुकिए, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। ऐसे देखिएगा, जैसे मान लिया ये मंदिर आपका है ऐसे करके, और ये इस तरीके से ये रहा, तो ये जो पोर्शन है, ये आपका शिखर हो जाएगा, ये आपका शिखर हो जाएगा। ठीक, ये आपका मंदिर है, ये देखिए ये आपका मंदिर है, ये आपका शिखर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप वाहन देखेंगे, है ना, ये प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता है। तो मतलब हर देवता का अपना एक वाहन होता है। वाहन मतलब ऐसा नहीं कि उसका व्हीकल है। ठीक है, वाहन मतलब बैठने का स्थान, या इसको आसन भी बोलते हैं। वाहन को आसन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आसन। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अब आप एक चीज देखिएगा, मंदिर वास्तुकला
बहुत ही साइंटिफिक है, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मंदिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला की अगर बात करें तो ये 3 पार्ट्स में है। एक पैटर्न आपको मिलेगा नागर शैली, नागर शैली, नागर पैटर्न, ठीक है। नागर शैली की बात करेंगे तो नागर शैली ये 5वीं शताब्दी में, अगर आप देखें नागर शैली की बात करें तो इसका विकास जो है वो लगभग 5वीं शताब्दी में, ठीक है। ये 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ नागर शैली का, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जिस एरिया में इसका डेवलपमेंट हुआ है, वो है आपका उत्तर भारत। कहाँ पर? उत्तर भारत के मंदिर सामान्यतः नागर शैली में ही डेवलप किए गए, ठीक है। अच्छा, इस शैली के अंतर्गत देश के पश्चिमी और मध्य वो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नागर शैली की बात करेंगे। दूसरा जो है आपका, मतलब नागर शैली की बात करेंगे, कुछ उदाहरण आप देखिए, कंदरिया महादेव, इसके उदाहरण अगर आप देखेंगे तो कंदरिया, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? कंदरिया महादेव। मोडेरा का सूर्य मंदिर, मोडेरा, मोडेरा का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। मोडेरा पता गुजरात में। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा प्लीज। लक्ष्मण मंदिर ये भी इसी पैटर्न पर है ना। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। एंड आप आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद आगे थोड़ा खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा, और उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सब उदाहरण किसके हैं? आपके प्रमुख मंदिर हैं नागर शैली के, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे इनका जो बेसिक प्लान है, उसमें डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है? नागर पैटर्न। तो नागर पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या है, नागर शैली इस तरीके से। अब आप देखिएगा, इनके उदाहरण देख लीजिएगा, ये फैक्चुअल चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा जो पैटर्न है उसको आप देखिएगा। दूसरा या पहले हम लोग क्या करते हैं कि नागर जो है, नागर जो पैटर्न है, इसको एक बार देख लेते हैं कि नागर में बेसिकली क्या क्या होता है। नागर पैटर्न के जो मंदिर हैं उनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, नागर शैली के मंदिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्लियर है। उसके फिर बाकी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नागर शैली की अगर बात करें, है ना, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक बड़ा सा कैंपस लेते हैं। दिस इज योर कैंपस ऑफ नागर पैटर्न टेम्पल, ठीक है। तो ये देखिएगा, बस चेक कर लूँ, यस, ठीक है, गुड। तो ये मंदिर का आपका कैंपस हो गया। अब कैंपस में इसी कैंपस में आप देखेंगे एक प्रवेश द्वार होगा। ये आपका एक प्रवेश द्वार है, ये है आपका प्रवेश द्वार, ये है आपका प्रवेश द्वार। क्या हो गया? प्रवेश, मंदिर में जाएंगे, प्रवेश द्वार आपका हो जाएगा। और प्रवेश द्वार जो है, इसी को आप कहते हैं गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम। याद रखिएगा, प्रवेश द्वार को ही आप क्या कहेंगे? गोपुरम कहेंगे, ठीक है। और इसी कैंपस में आप देखेंगे एक जो मतलब बाउंड्री बनी रहेगी, बाउंड्री बनाती है, इट मीन्स कि मंदिर में बाउंड्री होती थी उस समय, ठीक है। और ये बनाते हैं पहले जो मुख्य देवता के लिए जो डेडिकेटेड एक रूम, एक कक्ष रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका गर्भगृह रहेगा, ठीक है। ये आपका गर्भगृह रहेगा। और इसके ऊपर आप देखें कुछ इस तरीके से इसका शिखर बनेगा, ये शिखर बनेगा। और ऊपर शिखर में जो है आप देखिएगा ऐसे करके एक आमलक, आमलक, ये जो संरचना है ये आमलक, ये आमलक है।
और ये आपका जो है शिखर है, ये आपका क्या होगा, ये आपका शिखर है वो आमलक हो गया। और ये जो है ये एक मंडप बेसिकली है, सॉरी ये आपका गर्भगृह है, आपका क्या है, गर्भगृह। ठीक है, ये मुख्य देवता का स्थान है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर एक कलश रखा जाएगा, एक कलश रखा जाएगा, इस तरीके से कलश होगा। ठीक है, ये रहेगा कलश। ठीक है, कलश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और उसके ऊपर रहेगा एक झंडी या जो भी मतलब लगाते हैं ना, ऐसे फ्लैग टाइप लगाते हैं एक मंदिर का। ये हो गया आपका गर्भगृह का सारा कुछ। ठीक है, अच्छा अब आगे देखेंगे। आगे का जो रूम रहेगा, जो सपोर्टिंग कक्ष रहेगा, उसमें ये जो मंडप रहेगा या जो सपोर्टिंग रूम, यहाँ पर जगमोहन या मंडप इसको बोलते हैं, जगमोहन, जगमोहन। और इस बिल्डिंग को जगमोहन या मंडप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मंडप भी कहते हैं, जगमोहन या मंडप कहलाता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि मंडप हो जाएगा और जगमोहन कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जगमोहन की अगर आप बात करें, है ना, जो आप देखा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें होता क्या है, मतलब भगवान को भोग लगा दिया जाता है। ठीक है, या मतलब है ना, तो ये सब चीजें रहेंगी। बट अभी देखते पहले पहले बिल्डिंग देख लीजिए, फिर सबका काम हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब जगमोहन के बाद में आप देखेंगे एक और मतलब अर्ध मंडप रहेगा, इसको बोलेंगे अर्ध मंडप, अर्ध मंडप। और यहाँ पर जो है नृत्य होगा, डांस मंडप, नृत्य भी कहा मतलब कहते हैं। और उसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ पर भोग मंडप क्या रहेगा, भोग, भोग यहाँ पर भोग भगवान को लगेगा, ये भोग कक्ष रहेगा या भोग मंडप भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सहायक संरचना है। अगर आप देखें ये जो तीनों भवन मैंने दिखाए, ये कक्ष दिखाए हैं, ये तीनों ये है आपकी सहायक, ये सहायक संरचना है, सहायक संरचना है। ठीक, ये चीजें हैं। तो ये जो बेसिक प्लान है बेसिकली किसका, आप देखेंगे नागर शैली का। ठीक है, नागर शैली का। अब ये गर्भगृह, ये तो गर्भगृह का मतलब मुख्य देवता का स्थान रहेगा। और भगवान को जो है जगमोहन मंडप, यहाँ पर मतलब नृत्य होता है भगवान को खुश करने के लिए, और उनको भोग भी दिया जाता है, भोग का अलग स्थान रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और मंडप है, वो आपका जगमोहन है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये एक बेसिक प्लान है आपका नागर शैली का। ठीक है, नागर शैली जो है आप अगर देखेंगे उसका जो बेसिक प्लान क्या है आपका, तो वो आपको यही मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। मुख्य देवता के मंदिर के सामने जो मंडप स्थित होते हैं, गर्भगृह के बाहर जो आप देखें नदी या मतलब नदी देवियां भी आपको नजर आएंगी। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर आपको मतलब कैंपस में तालाब भी नजर आ सकता है, तालाब भी देखने को मिल सकता है, कहीं कैंपस में तालाब भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि तालाब भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मंदिर की दीवारों पर नदी देवियां, सॉरी नंदी नहीं, नदी, नदी देवियां, नदी देवियां जैसे गंगा यमुना की प्रतिमाएं देखने को मिल सकती हैं, प्रतिमा आपको देखने को मिल सकती है बाउंड्री पर, बाउंड्री वॉल जो है आपका, उस पर नदी देवियों की प्रतिमाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो कलश होता है, वो कलश या आमलक या शिखर, इसका आकार जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक एक बेसिक पैटर्न मैंने आपको नागर का बताया कि नागर जो है किस तरीके से मतलब मंदिर होते थे। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। और नागर में भी आपको क्षेत्रीय प्रभाव भी मिलेगा। ठीक है, जैसे खजुराहो मंदिर है ना, उनमें आपको अलग से चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ आई होंगी आपको। ठीक है, तो एक काम करिएगा, मतलब ये नागर तक आप देख लीजिएगा, उसके बाद बाकी पैटर्न मैं आपको जैसे क्या बचेगा, एक नागर, बेसर और एक पंचायतन शैली, पंचायतन शैली भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पंचायतन भी बता दूंगा। तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगेगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं बाकी पैटर्न भी आपको इस तरीके से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।